नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत केंद्र सरकार के बड़े ऐलान से करेंगे। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने वाले कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। क्या है यह आदेश और इस आदेश में क्या कहा गया है, किसको मिलेगा बेनिफिट, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी की। खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बाहरी ऑटो कंपनियों पर टैरिफ लगाने का फैसला अब उल्टा असर दिखा सकता है। टैरिफ की वजह से अमेरिकियों को अब महंगी कीमतों पर कारें खरीदनी होगी। कितना बढ़ने वाला है बोझ, क्या ऑटो कंपनियां इस भार को झेलेंगी या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भले ही ब्याज दरों को अभी 4.25% से लेकर 4.5% के दायरे में बरकरार रखा है, लेकिन चेयरमैन जेरोम पावेल की ताजा चेतावनी ने बाजार और इकोनॉमीज की टेंशन बढ़ा दी है। इसके साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई हुई। वहां के आर्थिक मामलों के मंत्री ने ये घोषणा कर दी कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर पहुंच गई। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझाने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने वाले कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी के हकदार हों। सर, कितने लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा, किन दो कंडीशंस में कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, प्लीज बताइए। नहीं, देखिए, ये एक जो जितेंद्र सिंह का जो एक बयान आया है, ऐलान आया, वो दरअसल एक क्लैरिफिकेशन है। उसके तहत ये बताने की कोशिश की गई है कि यूपीएस एक बेहतर व्यवस्था है पेंशन के लिए। क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसका जिक्र किया गया है, जिसमें ग्रेच्युटी की बात है, जिसमें रिटायरमेंट और डेथ के जो मौके पर आपको ग्रेच्युटी का जो फ़ायदा ओपीएस में मिलता था, उस तरह का उनको फ़ायदा मिलने की बात कही गई है। और इस तरह से एक बार फिर से सरकार ये कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, अगर हम मोटे तौर पर इसको समराइज़ करें, कि एनपीएस से जो छोड़कर यूपीएस में शिफ्ट होने का जो डेडलाइन है 30 जून को, वो ज़्यादा लोगों ने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया, उस पर लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं। और ऐसा तब हुआ है जबकि सरकार ने तमाम तरह के प्रेजेंटेशन अलग अलग विभागों में उसकी पूरी एक एक्सरसाइज कराई है, कि बताया है कर्मचारियों को कि आप किस तरह से इसको चुन सकते हैं, किस तरह के इसमें फ़ायदे हैं, किस तरह से आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, एश्योर्ड पेंशन किस तरह से आपको मिलेगी। वो तमाम फ़ायदे गिनाने के बावजूद जब बहुत कम तादाद में लोगों ने इसका चुनाव किया है, तो अब सरकार ने इसमें एक और क्लैरिफिकेशन दिया है और उसको ये कहा है कि आपको ओपीएस जैसे फ़ायदे जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। विशाल सर, डेटा है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से 30,000 से भी कम लोगों ने शिफ्ट किया है यूपीएस को लेकर। तो क्या मेरा आपसे प्रश्न ये है कि बहुत ये जो कम तादाद है, इसी के वजह से 1% एग्जैक्टली बॉस, क्या यही एक बड़ी वजह तो नहीं है कि जिस वजह से इसको और जो है यूपीएस को ओपीएस का जो है खांचा दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इस बात के लिए और बड़े फैनफेयर के साथ सरकार ने इसे लॉन्च किया था कि हम ओपीएस जैसी एक स्कीम ले आए हैं, और सरकार ने बाकायदा पिछले साल की बात है 1 अप्रैल 2025 को लागू किया था सर। बिल्कुल, हाँ, इसकी घोषणा पिछले साल घोषणा हुई थी। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो इस वक्त हैं टीवी सोमनाथन, उनकी अगुवाई वाली कमेटी थी जिसने कि इसको पूरा ड्राफ्ट किया, उसको पूरा तैयार किया। और पिछले साल जब आई थी तो सरकार ने बाकायदा प्रेजेंटेशन दे के पूरा मीडिया को बुला के उसकी जानकारी दी थी कि किस किस तरह के इसके फ़ायदे होने वाले हैं, क्या मिलेगा। एक एश्योर्ड पेंशन की जिसकी बात की गई थी कि आपको जब आप रिटायर हो रहे हैं तो उसके प्रोसीडिंग यानी पूरा जो साल है उसके 12 महीने की एवरेज सैलरी जो रहेगी वो आपको इसमें
एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दी जाएगी जी। ये एक ओपीएस का इसके साथ कंपोनेंट था, और दूसरा एक एनपीएस का कंपोनेंट इसके साथ ये था कि इसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब उसके साथ उसको ग्रेच्युटी का बेनिफिट भी ऐड करने की बात सरकार कह रही है, जिसमें कि आपको जो फ़ायदे हैं वो मिलते हैं, आपको जो वेतनमान है उससे जो ग्रेच्युटी निकलती है वो आपको फ़ायदा देने की बात सरकार कर रही है। लेकिन देखना ये होगा, इसमें दो सवाल बड़े हैं कि क्या जो ग्रेच्युटी वाला पोर्शन देने की बात सरकार कर रही है, क्या वो ऐसा ट्रिगर साबित होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इससे जुड़ें। 30 लाख जो आप एम्प्लॉय बता रहे हैं, उसमें से कितने लोग इसमें बचे आपके दिन, अब आज 19 तारीख है, 19 तारीख से आप दिन गिन लीजिए, 11 दिन बचे हुए। 11 दिन में क्या बड़ी तादाद में लोग इसको अपनाएंगे, एक चीज़, और अगर नहीं ये नंबर आता है तो क्या सरकार इसको आगे एक्सटेंड करने जा रही है, यानी एक महीने या 15-20 दिन का और यूपीएस के लिए एक्सटेंशन मिलने वाला है। ये एक बड़ा सवाल भी नहीं सर, एक्सटेंशन तो देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है ये खबर आएगी, पचेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है मुझे लगता है, और इस डेडलाइन को आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है सर कि लगातार जो कर्मचारी संगठन है उनमें एक खासा रोष था। वो कह रहे थे कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। उनका एक कैंपेन भी चलता था कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। तो इसको लेकर क्या आप समझ रहे हैं सर, इस खबर को कैसे देखा जाए? क्या इस मांग को मानती हुई दिखेगी सरकार? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है सर, आप मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा, 2004 के बाद से ओपीएस को बंद कर दिया गया है। नहीं, देखिए, एक तो चीज़ ग्रेच्युटी को लेके कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि इसमें ग्रेच्युटी का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो एक तो वो बात सामने आ गई कि सरकार उसके लिए एक तरह से तैयार है। लेकिन ओपीएस को लाने की जो मांग है कर्मचारियों की, वो जाहिर तौर पर मांग जायज़ है, बड़ी मांग है, लेकिन वो सरकार मान पाएगी ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और उसकी वजह यह है कि खजाने पर इसका जो बोझ अगर पड़ेगा ओपीएस को लाने का, तो वो सरकार के पूरे जिस रास्ते पे सरकार पिछले कई सालों से मेहनत करके यहाँ तक आई है, जहाँ पे कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को मजबूती से पकड़े रखा है सरकार ने, वहाँ पे पूरा हम डिरेल होते हुए देखेंगे। और हमने कुछ राज्यों में इस चीज़ को होते हुए भी देखा है, जहाँ सैलरी देने के फिर सरकारों के पास पैसे नहीं बचे हैं। जी। तो ये बहुत मुश्किल है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वापस आएगी, जो 2004 में बंद कर दी गई देश भर में। लेकिन क्या सरकार यूपीएस में कुछ और, जैसे मान लीजिए ग्रेच्युटी वाला बेनिफिट आया, क्या सरकार यूपीएस को और ल्यूक्रेटिव बना सकती है और अट्रैक्टिव बना सकती है? हो सकता है कि इस तरफ भी सरकार कोई विचार विमर्श करे अपने। या मुझे ऐसा लग रहा है सर कि या तो एक डेडलाइन आगे बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर ये जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखेगी, तब फिर कमेटी बैठ सकती है, सरकार चिंता जो जता सकती है, चर्चा विमर्श हो सकता है। उसके बाद फिर शायद किसी तरह का, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उसको और ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सर, अब पेंशन सैलरी की बात हो रही है तो इसमें 8वें वेतन आयोग को भी लाना बहुत ज़रूरी है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि 8वें वेतन आयोग की जो गाड़ी है वो बहुत स्लो चल रही है। बहुत लोग कमेंट भी हमें कर रहे हैं मनी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर, और कह रहे हैं कि क्या कुछ सुगबुगाहट नहीं, अभी तक अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, मेंबर्स कौन होंगे ये पता नहीं चला है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाला जो पेज है वो भी क्लियर नहीं हुआ है, और सबसे असल बात जो है वो कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर थोड़ी बहुत अगर क्लैरिटी आ जाती तो पता चल जाता कि अगले साल से कितना बढ़ा हुआ सैलरी पेंशन मिल सकता है। तो आपसे समझना चाहेंगे सर कि ताज़ा अपडेट क्या है, ये बताइए। 8वें वेतन आयोग को लेकर कहाँ गाड़ी फंसी हुई है? नहीं, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो आपने तमाम चीज़ें बताई, वो अभी की मौजूदा वस्तु स्थिति वही है कि जहाँ पे कि न तो चेयरमैन या सदस्यों या बाकी के स्टाफ को लेके चीज़ें अभी क्लियर हुई हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से कुछ ऐलान हो, लेकिन आप समझिए कि जून आधा बीत चुका है, और जैसे कि बार बार हमने इस बात का जिक्र किया है कि 1 साल का वक्त तो आपको आयोग को अपनी सिफारिशें देने में लग जाएगा। अब आप उसको 1 जनवरी 2026 से अगर लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए 6-7 महीने आगे के चले जाएंगे आपके, जबकि आपके पास सिफारिशें आएंगी, फिर वित्त मंत्रालय के पास सिफारिशें पहुंचेंगी तो वहां उनको अप्रूवल करने या संशोधन करने की बात आएगी। एक बड़ा मसला उसमें राज्यों का भी है, जिसको लेके भी हमने भी चर्चा की है, उसको लेके कि राज्य चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कोई भी सिफारिश उनसे बिना राय मशवरा किए हुए न हो, या मोटे तौर पर इसे ये समझे कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन हो तो उसमें राज्यों का भी एक दखल हो, जिससे कि उनके जो इनपुट्स हैं, उनका जो फीडबैक है वो लिया जाए कि भाई
हमारा बजट जो है, राज्यों के बजट है, वो किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि थोड़ा सा पचड़ा भी पैदा कर रहा है इस पूरे आयोग के गठन में और बाकी चीज़ों में। सर इसी के साथ एक अगला प्रश्न ये भी उठता है कि फिर जब मान लीजिए 6 महीने तक की गाड़ी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी तो फिर एरियर वाला मामला है वो फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एरियर से लेकर मुझे याद आ रहा है कि 18 महीने के एरियर को लेकर भी विवाद है कर्मचारी संगठनों के बीच में। कोविड के दौरान जो है इन लोगों को एरियर नहीं मिला है, उसको भी लेकर ये कह रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा साहब जो लीड करते हैं कर्मचारी संगठन को, वो भी कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखा है, उनसे भी आग्रह किए कि अब चूंकि देखिए आपके खजाने में पैसे आ रहे हैं, जीएसटी का कलेक्शंस बेहतर है, जीडीपी 6.5% की दर से आगे बढ़ रही है, तो हमारा भी कुछ सुध ले लिया जाए और पैसा रिलीज किया जाए। इस पर कुछ कमेंट करना मुझे लगता है कि बात सही है। मुझे लगता है कि सरकार ने जो एक 12 लाख रुपए तक की जो टैक्स की छूट दी है उसके असर को सरकार अभी स्कैन कर रही है, उसके असर को सरकार देख रही है कि उसका क्या असर आ रहा है। देखिए वो अक्रॉस दी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं या जो जनता है जिनके टैक्स आते हैं, सरकार उसका असेसमेंट मुझे लगता है कि इस वक्त कर रही होगी। और बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं या जो सहूलियतें सरकार और दे सकती है वहाँ पे भी चीज़ें इस वजह से रुकी हुई हैं कि जो टैक्स का जो कटौती की है सरकार ने, उसका इम्पैक्ट आखिरकार निकल कर किस तरह से आ रहा है। विशाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी उल्टा असर करने वाली। कहा जा रहा है कि यह पॉलिसी उनके देश के लोगों और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा सकती। ट्रंप के $30 अरब के ऑटो टैरिफ का सीधा असर कार खरीदने वाले अमेरिकी लोगों पर पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो इसका खामियाजा आम अमेरिकी भुगतेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के करीब आते ही जब ये टैरिफ लागू होंगे तो हर कार की कीमत करीब $2000 यानी करीब 1.75 लाख रुपए तक बढ़ने की संभावना है। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? नहीं, ये इस बात की आशंका लगातार पहले से जताई जा रही थी। बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि जो टैरिफ का वार अमेरिका ने किया है वो पलटकर वहीं पर वापस आने वाला है। बूमरैंग होता हुआ बेसिकली ये पूरा जो प्रयास है, पूरी जो कोशिश है वो दिखाई दे रही है। और अब उसको लेके जो एलेक्स पार्टनर्स की जो एक रिपोर्ट आई है जिसका हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग की खबर आई है जी, उसमें इस बात को कहा गया है कि आपको जो अमेरिकी जो बायर्स हैं, जो लोग हैं, उनको हर कार पर $2000 तक अलग से देने पड़ सकते हैं। उसकी वजह पूरी की पूरी जो $30 अरब का एक जो प्लान है ऑटो टैरिफ का ट्रंप का, यानी $30 अरब जो वो कमाना चाहते हैं, उसका भार अंततः अमेरिकी कंज्यूमर्स पर आने वाला है। तकरीबन 2 लाख रुपए महंगी हो जाएगी हर एक कार। और न केवल कारें महंगी होंगी बल्कि जब महंगाई आएगी कारों की तो उसकी वजह से सेल्स में भी लंबा चौड़ा जो एक गिरावट है वो दिखाई दे सकती है। सर, मनी सेंटर में हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि अमेरिका जो है इस समय हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है महंगाई है। ऐसे समय में महंगी कारें जो हैं वहाँ पे मान लीजिए कि अमेरिका में है तो और महंगी हो जाएगी। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि मान लीजिए जिसका जो बोझ है, जो 2000 वाला जो मामला बढ़ेगा, तो कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है बोझ जो है सीधे डाल दिया जाएगा बायर्स पर। तो उसके बाद जो औसतन कही जा रही है कि 1.75 लाख की जो मान लीजिए भारतीय रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो मामला जो है $1760 के आसपास है। यानी मोटा मोटी समझिए कि 1.5 लाख जो है वहाँ कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो ये तो सर झटका पे झटका है। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो आपकी रेडीमेड कार है, यानी सीधी कार, बनी हुई कार आपकी इंपोर्ट अमेरिका हो रही है, उस पे 25% टैरिफ है। प्लस क्या है कि जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट पूरी दुनिया से जाते हैं, भारत से भी बड़े पैमाने पर कंपोनेंट अमेरिकी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, उन पर भी 25% का ऊंचा टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। अब कोई कंपनी, चाहे फोर्ड हो, चाहे आपकी जनरल मोटर्स हो, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इस बोझ को अपने ऊपर रख ले और ग्राहकों को पहले जैसी कीमतों पर सामान मुहैया या कारें मुहैया कराती रहे। प्रवीण सर, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपने जनरल मोटर्स का जिक्र किया तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसका देखिए जो असर है, जो टैरिफ का जो असर है वो हम पे पड़ सकता है। और उन्होंने कहा था कि इस साल टैरिफ से
जनरल मोटर्स ने कहा था कि 5 अरब डॉलर का नुकसान होने का उम्मीद जता रहा था जनरल मोटर्स, और जब फोर्ड कह रही थी कि 2.5 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा मैं आपको सर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अप्रैल की ये रिपोर्ट है, गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि टैरिफ की वजह से अगले 6 से 12 महीने में कार की कीमतों में तेजी आ सकती है। उसने उस समय कह दिया था गोल्डमैन सैक्स ने कि कारों की कीमत में करीबन 2000 से लेकर 4000 डॉलर तक की कीमतें जो है बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो इंडस्ट्री की जो टोटल लागत इस वजह से बढ़ेगी और 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो चेतावनी की जो बात थी वो लगातार बहुत पहले समय से आ रही थी सर, अब उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अमेरिका देखिए कारों का बहुत बड़ा बाजार है, और अगर वहाँ पे कीमतें आप समझिए कि 25% या 1/4 अगर कीमतें बढ़ जाती हैं टैक्स की वजह से, तो कंपनियों के लिए, कार कंपनियों के लिए, जैसा आप लॉसेस का जिक्र कर रही हैं, कार कंपनियों के लिए उस बोझ को वहन कर पाना आसान नहीं होगा। अल्टीमेटली उनको वो जो बोझ है उसको पास ऑन करना पड़ेगा ग्राहकों पे जी। और इसीलिए ग्राहकों को चाहे कितना भी बचाया जाए वो $2000 के आसपास का उनके ऊपर वजन पड़ना तय है। जी, इसका इसका इफेक्ट भी है प्रवीण सर, माफ कीजिएगा, इसका इफेक्ट ये है कि कहा जा रहा है कि अगले 3 सालों में अमेरिका में जो कारों की बिक्री का जो आंकड़ा है वो 10 लाख यूनिट तक गिर सकती है। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है सर, इसलिए कि इससे पूरा जो साइकिल जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग देखिए, प्रोडक्शन देखिए, उससे रोजगार देखिए, वो सारा हैम्पर होगा। नहीं, बिल्कुल, कार ऑटो सेक्टर जो होता है वो एक तो ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव सेक्टर होता है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर आपके जॉब्स पैदा होते हैं। चाहे भारत को आप देख लीजिए, चाहे दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए, जो असेंबली लाइन्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर वर्कर्स लगते हैं। और ऐसे में अगर 10 लाख गाड़ियों की बिक्री कम होती है सालाना आधार पे, तो ये पूरे की पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसी ऑटो इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे कि बड़ी महंगी कारें और उस तरह का पूरा एक दौर है, लोग बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ खरीदते हैं, वो पूरा का पूरा एक जो हिस्सा है वो आपको एक बुरी स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके साथ आप समझिए कि ऊंची महंगाई जो है वो पूरे के पूरे कंजम्पशन पैटर्न को ही अमेरिका को, कारों के बाहर भी अगर हम देखें तो वहाँ पे एक बड़ा नुकसान अमेरिका को होता हुआ नजर आएगा। सर, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टेटमेंट है उससे भी मैं आपको वाकिफ करना चाहूँगा। उन्होंने हाल फिलहाल में 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने कहा था कि फिर से धमकी दी थी कि फिर देखिए ऑटो टैरिफ में बढ़ा सकता हूँ। वो चाह रहे हैं कि जो कार कंपनियां हैं वो अमेरिका में ही आए, यहाँ प्लांट खोलें, यहीं बनाएं और तब उनका काम चलेगा। अगर नहीं तो फिर आप फिर एक नए इम्पोर्ट ड्यूटी और तमाम तरह की टैरिफ का जो मार है वो झेलने के लिए आप तैयार रहिए। नहीं तो उसमें जैसे अब मान लीजिए कि GLR है, टाटा की वो है, बड़ा हिस्सा उनका अमेरिका से आता है, रेवेन्यू का एक अच्छा खासा हिस्सा अमेरिका से आता है। अब क्या टाटा जिसके कि GLR जिसका कि पूरा बेस यूके में है, क्या वो वहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को शिफ्ट करेंगे? क्या अमेरिका में उस हिसाब किताब का वर्कफोर्स और बाकी चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे? तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि जिनके जवाब कंपनियां भी ढूंढ रही हैं, और क्या वैसा करना फीजिबल है? क्या अमेरिकी मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड है कि उसको कैटर करने के लिए वहाँ प्लांट लगाया जाए? कॉस्टिंग को लेके बाकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और कंपोनेंट की अगर आप बात करें तो अब जो कंपोनेंट कंपनियां मान लीजिए जो भारत की, क्या वो अपने प्लांट जाके अमेरिका पे लगाएंगे ताकि ऊंचे टैरिफ से बचा जा सके? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संभवतः अनवायबल हैं, मतलब जो की नहीं जा सकती। तो वो एक मसला है जिसको शायद समझ में अमेरिका में तब उस चीज़ को समझ में आएगा जब इसके व्यापक असर दिखाई देने लगे। सर, मुझे वो कोट मिल गया है जब व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में ट्रंप साहब ने कहा था कि हो सकता है कि मैं आने वाले वक्त में ये टैरिफ बढ़ा दूं। ऑटो टैरिफ की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा टैरिफ बढ़ेगा उतना ही चांस है कि कंपनियां यहाँ पर प्लांट लगाएंगी। ये स्टेटमेंट है, अनसर्टेनिटी तो जो है इनके मुँह से ही साफ तौर पर अब मान लीजिए जनरल मोटर्स के या फोर्ड के जो प्लांट अमेरिका में ही है, उनका किस तरह से बिजनेस चलेगा? जिनके कंपोनेंट बड़े पैमाने पर बाहर से आ रहे हैं, क्या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में होगी? तो वो बहुत सारी जो यूनिट्स है वो मैक्सिको में लगी हैं, इंडिया में लगी हैं, चाइना में या दूसरे देशों में लगी हैं। ईवी को अगर आप ले लीजिए, तो क्या वो सब असेंबली अपनी शिफ्ट करेंगे अमेरिका में? क्या अमेरिका उनको इंसेंटिव देगा अलग तरह का आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो सवाल बहुत सारे हैं। $30 बिलियन का प्लान तो ज़रूर है, लेकिन वो कहीं पूरा अमेरिका में ऑटो सेक्टर की कंज्यूमर डिमांड को
खत्म तो नहीं कर देगा। ये कुछ सवाल जो है वो काफ़ी सर क्या इस कहानी में जो चाइनीज़ रेयर अर्थ मेटल और मैग्नेट वाली बात है उसको भी जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी जो बातें चल रही थी, अनसर्टेनिटीज़ जो थी एक बार फिर से जो इरप्ट होती हुई दिख रही थी, तो क्या इस कहानी को भी जोड़कर देखें इसमें? नहीं, अब उसको लेके तो भले अमेरिका और चीन कह रहे हैं कि हम कुछ डील के करीब पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें कि रेयर अर्थ मेटल्स की भी बात है। अब वो किस तरह से मटेरियलाइज होगी, क्या चीन तैयार होगा, क्या दोनों देश अपने टैरिफ के जो पुराने दौर थे, क्योंकि अमेरिका चीन पे 30% टैरिफ के लिए तैयार है और चीन अमेरिका पे 10% टैरिफ के लिए तैयार है, जो बिल्कुल इनकी रिसेंट जो एक जिनेवा में मीटिंग हुई थी, की जो दोनों ने म्यूचुअली, बिल्कुल। तो अब 30% और 10% पे भी जब मामला नहीं बन रहा, तो क्या फिर वापस उसी निजाम में चले जाएंगे जैसा कि पहले था? उसके बाद ही चूंकि चीज़ें सही होंगी, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि 30% टैरिफ पे भी चीन अपना सामान अमेरिका बेच नहीं पाएगा, तो मुश्किलें असल में पूरे के पूरे। और चीन का अगर सामान अमेरिका नहीं बिकेगा तो चीन जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो अमेरिका को क्यों देगा? तो चीन के पास एक हथियार है उसका, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन रेयर अर्थ मेटल्स का चाइना के पास है। अब वो अगर नहीं देता तो दुनिया भर की जो ऑटो कंपनियां, चाहे भारत की ही आप देख लीजिए, एक बड़ी क्राइसिस से इस वक्त पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर दुनिया भर का गुजर रहा है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का असर अब रूस पर पड़ने लगा है? क्या रूस मंदी की चपेट में आ रहा है? इस सवाल का जवाब रूस के आर्थिक मामलों के मंत्री मैक्सिम ने दिया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ रही। प्रवीण सर, रूस ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती भी की थी। क्या उसका अब पॉजिटिव असर नज़र नहीं आया क्या? नहीं, लेकिन ब्याज दरें अमेरिका में, माफ़ कीजिएगा, रूस में अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। 21% से ब्याज दरें 1% घटा के 20% पे की गई। अब आप समझ लीजिए कि 20% के रेट पर, जबकि दुनिया में अभी स्विट्ज़रलैंड का आ रहा है कि वहाँ पे 0% का रेट कर दिया गया है, रेट कट किया गया 25 BPS और 0% के आसपास पहुँच गया। ऐसे वक्त पर आप 20% के रेट पर दे रहे हैं, तो वो इतनी ऊंची ब्याज दर ये बताती है कि रशियन इकोनॉमी की हालात इस वक्त किस तरह के हैं। आप महंगाई को देख लीजिए, 8.5 साढ़े 9% के लेवल पर अगर रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा है। भारत में देखिए तो 2.8% पे मई का जो डेटा है रिटेल इन्फ्लेशन का वो है, या बाकी दुनिया के देशों में आप देख लीजिए 2.5, 3, 4% के। अमेरिका की बात कर लें तो जो जी एक OECD का भी आया था, उसमें ये कहा गया था कि इस साल के आखिर में अमेरिका में रिटेल इन्फ्लेशन 4% तक पहुंच सकता है। सर, OECD की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें भी गिरावट होगी। 3.2 से 2.8 या 2.9 के आसपास की भविष्यवाणी की गई थी। बिल्कुल, तो वो अमेरिका में 4% का रिटेल इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। और अगर रूस में 9 साढ़े 9% का रिटेल इन्फ्लेशन है तो वो उसे उन देशों की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे कि आर्थिक हालात एकदम खराब बुरे बने हुए हैं, चाहे जैसे पाकिस्तान या इस तरह के मुल्क जो हैं। दूसरी बात क्या है कि रशिया का जो क्रूड का जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट है, उस पे जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से वहाँ पर एक बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत जैसे कुछ मुल्क भले खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक पूरा मसला फंसा हुआ है रूस का। तीसरी चीज़ है कि पूरे ग्लोबल जो ट्रेड है रूस के साथ दुनिया का, वो भी एक तरह से अटका पड़ा हुआ है। इस सब के चक्कर में FDI जो विदेशी जो निवेश है वो बंद है। मैकडी जैसे तमाम जो आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके फूड चेन्स और बाकी कारोबार रूस में थे, उन्होंने यूक्रेन के साथ जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारों ने अपने कारोबार रूस में बंद कर दिए थे। रशिया की जो फॉरेन एसेट्स हैं सारे, चाहे डॉलर बेस्ड हों चाहे बाकी के हों, वो सारे के सारे दुनिया ने अपने अपने जगहों पर फ्रीज कर दिए हैं। तो रूस एक साथ मल्टीपल चैलेंजेस का सामना कर रहा है और उसके साथ अगर आप उसका रक्षा का खर्च देख लीजिए तो वो एक बोझ बनता हुआ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन की जंग ने रूस को फंसा दिया है इस पूरे उसमें, और वहाँ उसका असर अब रिसेशन के तौर पर रशिया में दिखाई देने की पूरी आशंका
जाहिर की जा रही है। जी, अब सर लौटते हैं अमेरिका पर। वहाँ भी कहा जा रहा है कि कल जो हालांकि रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया फेड के द्वारा, लेकिन उसके बाद उनके कमेंट को लेकर ना बहुत सारी बातें मार्केट में घूम रही है। कहा जा रहा है कि जेरोम पावेल ने चेतावनी दे दी, उसके बाद जो है दुनिया भर के शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रही है। समझा जा रहा है कि अनसर्टेनिटीज फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ऐसी क्या बातें कह दी सर? क्या वहाँ भी कह दिया गया है क्या कि अमेरिका भी मंदी की कगार पर है? नहीं, अमेरिका मंदी की कगार पे है, इसको लेके पिछले 2-3 महीने में कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और अमेरिका की जो आर्थिक हालत है वो जिस तरह से बदल रही है, उसी वजह से जेरोम पावेल ट्रंप के तमाम प्रेशर के बावजूद उन्होंने एक बार फिर से रेट कट करने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने इकोनॉमी की हालत पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह का एक धुंध छाई हुई है या तस्वीर साफ नहीं है पूरी इकोनॉमी को लेके, आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जो टैरिफ हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो क्या शक्ल लेती हैं और उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से क्या शक्ल लेगी। उसके बाद कोई रेट कट को लेके फैसला होगा। तो रिसेशन की आशंका में असल में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो केवल और केवल रूस नहीं है, अमेरिका भी रिसेशन की जद में है और बाकी दुनिया के तमाम मुल्क भी इस वक्त मंदी की जद में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि दुनिया के कई जगहों पर इस वक्त जो जंग चल रही है वो पूरी दुनिया की, चाहे क्रूड हो चाहे बाकी के शेयर मार्केट्स हों, उन सब पर उसका नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोडिटी बाजार की भी सर, गोल्ड को देखिए, प्लैटिनम देखिए, सिल्वर देखिए, तमाम तीनों सेगमेंट्स में ना अच्छी खासी तेजी, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर एक प्रश्न है मेरा, फेड के स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट भी आई है, उस पर भी मैं आपसे कुछ राय लेना चाहूँगा। फेड ने संकेत दिया सर कि 2025 के अंत तक 2 बार जो है दरें जो हैं घटाई भी जा सकती हैं, लेकिन वो फिर से निशाना साधते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप पर। कह रहे हैं कि जो आपने टैरिफ की जो मार्क दुनिया भर को दी है, अमेरिका को दी है, उसका जो इम्पैक्ट है इकॉनमी पर जो पड़ेगा उसके बाद ही मैं कुछ अपना डिसीजन ले पाऊंगा। लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी इससे निकाला जा सके, गुड न्यूज़ है इसमें कि नहीं? नहीं, गुड न्यूज़ तो देखिए, अभी के जो अमेरिका के पेरोल डेटा चाहे इन्फ्लेशन के डेटा जो हैं उसको अगर आप देख लीजिए, या जो अमेरिका की ग्रोथ रेट का आया, पहले 0.3% का श्रिंक दिखा रहे थे, लेकिन बाद में उसको रिवाइज करके 0.2% का किया गया। तो अमेरिका के जो इकोनॉमिक डेटा आए हैं वो ठीक आए हैं, लेकिन उसमें जो जेरोम पावेल हैं उनका कहना है कि ये डेटा तब के हैं जब आपका जो टैरिफ नहीं लगा था उसके वक्त के हैं। अब जब आपका टैरिफ प्ले में आ गया है तो उसके बाद के हमको डेटा देखने पड़ेंगे कि अब अमेरिका की आर्थिक जो स्थिति है वो किस तरह से तब्दील हो रही, क्या वहाँ सुधार होगा, क्या वहाँ गिरावट होगा। जो इंटेंडेड पर्पस है, जो तय मकसद है इस टैरिफ को लेके आने का, जैसे कि $30 बिलियन का मान लीजिए ऑटो सेक्टर में रेवेन्यू लेके आने का है कि हम टैरिफ से $30 अरब कमा लेंगे, या कंपनियों को अमेरिका में लाने में सफल होंगी, मैन्युफैक्चरिंग आपको अमेरिका करनी होगी। एप्पल के लिए उन्होंने भारत पे दबाव बनाया, एप्पल कंपनी पे दबाव बनाया कि भारत से प्लांट आप शिफ्ट कीजिए, अमेरिका लगाइए, और एप्पल उसके लिए तैयार नहीं हुई जी। तो क्या बाकी कंपनियां इस चीज़ के लिए तैयार होंगी कि वो अमेरिका जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पर टिकी हुई है अमेरिकी इकोनॉमी की हालत इस वक्त जी। और वो जब तस्वीर साफ होगी तभी चीज़ें सर आपने कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात की, तो मेरे पास डेटा है सर, मई में 139,000 यानी कि 1,39,000 नौकरियां जो हैं वो जुड़ी हैं। बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है 4.2% के आसपास स्थिर है। उपभोक्ता विश्वास यानी कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, वो भी कहा जा रहा है कि बेहतर है। लेकिन अब द बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं सर, चूँकि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। रसिया की बात हम लोगों ने कर ली, मंदी की बात वहाँ हो रही है, चाइना में जिस तरह की बात हो रही है वहाँ भी स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी स्थिति जो है जस की तसी है। वहाँ जो घोस्ट हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, घरों की बिक्री नहीं हो रही है, और तमाम इंडिकेटर्स आप देखिए वहाँ भी वो नेगेटिव ही पायदान पर हैं। अमेरिका की बात हम लोगों ने जस्ट अभी कर ही ली। उसके बाद सर ग्लोबल पिक्चर की बात की जाए, क्या सभी जगह मंदी 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 होगा सर? तो हमारे देश पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इंडिया कहाँ है इस पिक्चर में? नहीं, देखिए, भारत का अगर पूरी दुनिया में अगर रिसेशन बढ़ता है, आप समझ लीजिए कि चीन में जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं, दोनों बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस है दोनों में। चीन में रिसेशन इस वजह से आ सकता है क्योंकि वहाँ पे एकदम महंगाई नीचे चली गई, फैक्ट्री का जो आउटपुट प्राइस है उससे भी ज़्यादा नीचे कीमतें चली गई हैं।
तो चीन के लिए अपनी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने की मुसीबत आ गई है। अमेरिका में इस तरह की स्थिति है जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है और ग्रोथ नीचे जा रही है। तो दोनों के बीच डिफरेंस अलग है, लेकिन रिसेशन में दोनों जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। फिर आप आ जाइए मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में मतलब दुनिया इस वक्त जो 2025 है, ये एक तरह का एक बड़ा ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी हुई है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आगे जाकर उसमें क्या शक्ल बदलती हुई। जी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जो जंग है वो दो बहुत बड़े ताकतवर मुल्कों के बीच की जंग है। ईरान ने आज इजराइल के अस्पताल पर और कई ऐसी बिल्डिंग्स पर हमला किया जिनमें बताया जाता है स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है। वहाँ अस्पताल के हमले में कई लोग घायल हैं। उसके जवाब में इजराइल ने रिटेलिएट किया है और एक जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पे उसने अटैक किया। और लगातार जो वहाँ की सेना है वो कह रही है कि हम कई जो तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर हम लगातार स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो ये जंग एक बड़े जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शक्ल लेती हुई नज़र आ रही है। अगला स्टेप इसमें ये हो सकता है कि क्या अमेरिका इसमें एंट्री करने वाला है। अगर अमेरिका ने इसमें एंट्री की, और जैसा कि खमेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो कह चुके हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो इसके ऐसे परिणाम होंगे जो अमेरिका ने कभी देखे नहीं होंगे, या इर्रेपेरेबल डैमेज का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। सर अमेरिका कूदेगा तो फिर रशिया चाइना भी तो आ जाएगा ना इस पिक्चर में। रूस और चीन अभी फ़िलहाल पूरा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रूस की अपनी हालत अभी हमने जैसा जिक्र किया कि मंदी और जो खुद उलझा हुआ है जंग में, और कभी ईरान से रूस को कामाकाजी ड्रोन मिले थे जिसका इस्तेमाल रूस ने अपना यूक्रेन की जंग में किया। अब रूस इस स्थिति में नहीं है कि वो ईरान की किसी भी तरह से मदद कर सके, और अगर रूस इस जंग में ईरान के साथ खड़ा होता है या वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो अमेरिका को आने का इस जंग में एक मौका मिल जाएगा, और फिर ये जंग और बड़ी व्यापक शक्ल ले सकती है, जिसमें अगर रूस, अमेरिका, इजराइल और आज ही शी जिनपिंग की और जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, उनके बीच बातचीत हुई और दोनों ने इजराइल को इस जो हमले के लिए जो है उन्होंने उसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। तो ओवरऑल एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, जिसमें न्यूक्लियर जो है हमले की भी आशंकाएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो ईरान पे तमाम अटैक्स के बावजूद ईरान जिस तरह से तेल अवीव और दूसरी जगहों पे हमले करने में सफल हो रहा है वो एक बड़ा खतरा, क्योंकि इजराइल साफ तौर पे मांग कर चुका है कि अमेरिका को इस जंग में आना होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने कहा कि हम शायद इस जंग में आ भी सकते हैं, इस जंग में हो सकता है हम नहीं भी आएँ, अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो शायद अभी अमेरिका को भी खुद नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, और क्या परिस्थिति अगले 24 या 48 घंटे में तब्दील होती है उसके हिसाब से अमेरिका का इस वॉर में एंट्री तय हो सकती है। मैंने सारी बातों का लब्बो लुआब है कि सर जियो पॉलिटिकल टेंशन और इरप्ट हो सकती है, बढ़ सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह से अनसर्टेनिटीज की बात की जा रही थी, भारत के लिए तात्कालिक खतरा इस वक्त अगर हम भारत की बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो है कच्चे तेल की कीमतों का में तेजी आने का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला भी मामला समझा दीजिए। बिल्कुल, अगर वहाँ से, हालांकि ईरान से हमारा तेल को लेके इंपोर्ट नहीं है कुछ, लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है चेन्स में तो इफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, कई रिफाइनरीज पे अटैक हुआ है ईरान की, तो उसके बाद वहाँ पे ऑयल की सप्लाई या ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो अटक सकता है, जो बाकी की जो सप्लाई लाइन है वो अटक सकती है, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि क्रूड में जो एक आरामदायक स्तर था कम से कम भारत के लिए 60 के पार है सर, तो वो अगर 100 या उसके ऊपर गया तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। सरकार वैसे ही कोई राहत देने के लिए तैयार, 67-65 सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं दी, तो आप समझिए कि अगर 100 या 100 के ऊपर अगर क्रूड जाता है तो क्या सरकार को इस बात पे विचार करना पड़ सकता है कि अब हम थोड़ा सा तेल का दाम बढ़ाएं। ये भारत के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ चुकी है सर, क्रूड ऑयल को लेकर जेपी मॉर्गन की है सर, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने भी कह दिया है कि 100 के पार जाता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल भी। तो देखिए सर, चिंता वाली बात तो है ही, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।